Hello friends, welcome back to your channel Gurukul IS. First time in the history of Bharat, the ruling chief minister has been arrested by enforcement directorate. पहली बार भारत के इतिहास में एक सिटिंग सीएम को जेल हुई है, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में लीड में था और आज उसे ही करप्शन केस से रिलेटेड पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्हें ईडी द्वारा उनके दिल्ली के निवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज फिर हैं ढेर सारे सवाल। ऐसा क्या किया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने? किन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्या बेल मिलेगी? अब दिल्ली की गवर्नमेंट कौन रन करेगा? क्या ऐसा प्रोविजन है कि जेल से भी कोई चीफ मिनिस्टर सरकार चला सकता है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी और उसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, व्हाई अरविंद केजरीवाल हैज बीन अरेस्टेड? नवंबर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को 8 नोटिस भेजे थे एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए, बट सीएम ने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया और कोई ना कोई एक्सक्यूज या उनके नोटिस को इग्नोर कर दिया। तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 9th नोटिस के साथ उन्हें अरेस्ट करने ही आ गई। चीफ मिनिस्टर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है और उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। कोर्ट का जजमेंट हमें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। पहले खुद नहीं जा रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास और अब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट रात में ही अर्जेंट बेसिस पे उनकी दलील सुने। सबको सब कुछ प्रायोरिटी पे चाहिए लाइफ में। दूसरा सवाल, विल अरविंद केजरीवाल हैज टू रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर नाउ? आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से गवर्नमेंट रन करेंगे। तीसरा सवाल, Is it possible to run a government from jail? कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो चीफ मिनिस्टर को जेल से गवर्नमेंट रन करने से रोक सके। बट ऐसी गवर्नमेंट जेल से रन करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं देखता है, बल्कि पूरे स्टेट और इस केस में पूरी यूनियन टेरिटरी को रन करता है। और फिर जेल के भी अपने कायदे कानून होते हैं। चौथा सवाल, क्या चीफ मिनिस्टर को कोई प्रोटेक्शन मिलती है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यही ऐसी पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कि इम्यून होती है सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, जब तक कि उनका टर्म एंड नहीं हो जाता। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज that the President of India and governors of states are not answerable to any court of law for any act done in discharge of their official duties. So कहने का मतलब है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स कोर्ट को आंसर नहीं कर रहे उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं। पांचवा सवाल, अगर ये इम्यूनिटी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं है, तो क्या फिर उन्हें कभी भी कोई अरेस्ट करके उनके पोस्ट से निकाल सकता है? कानून के अनुसार किसी मुख्यमंत्री को केवल तभी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है जब वे किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में कुछ अपराधों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजंस हैं, लेकिन पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति की सजा अनिवार्य मतलब मैंडेटरी है। 6th क्वेश्चन, फिर सीएम को अपने पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है? क्या है वो रूल्स? मुख्यमंत्री केवल 2 स्थितियों में शीर्ष पद खो सकता है, विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोना या सत्ता में सरकार के खिलाफ एक सफल अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से, जिसको सीएम ही लीड करता है। इन्हीं केसेस में हटाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर को। 7वां सवाल, तो क्या ये पहली बार हुआ है? पहले भी ऐसा हुआ। इसी साल जनवरी 31 को झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई इन कनेक्शन विद ग्राफ केस।
सोरेन रिजाइन बिफोर द अरेस्ट बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उन्हें रिप्लेस किया उनके ही पार्टी के चंपाई सोरेन ने। इससे पहले पास्ट में भी 1997 में बिहार के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तमिलनाडु की जयललिता भारत की पहली मुख्यमंत्री थी जिन्हें पद पर रहते हुए दोषी ठहराया गया था। 2014 में जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में तीसरी बार दोषी ठहराया गया। 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई और ऑटोमेटिकली उन्हें सीएम के पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब हम अपने वीडियो के दूसरे पहलू पर जाते हैं, जहां मैं आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड जानकारी दूंगी जो कि आपके एग्जाम और जानकारी के पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी है। पहला सवाल, क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक लॉ एनफोर्समेंट और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने, अपराध से जिम्मेदार है। दूसरा सवाल, इसका क्या पर्पस था फॉर्म करने का? इसका गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से किया गया था। तीसरा सवाल, कि किस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंदर आती? शुरुआत में 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत एक एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1960 में प्रशासन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कर दिया गया। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा प्रशासित किया जाता है। चौथा सवाल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसे कौन हेड करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके कई रीजनल ऑफिसेस भी हैं। इसको हेड आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर करता है, जिसका सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। पांचवा सवाल, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या काम करती है? ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्पेशल फिस्कल लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फीमा मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए मतलब धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। 6th क्वेश्चन, इसके अंदर कैसे सजा मिलती है? क्या कोई कोर्ट होता है? पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या अधिक सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करती है। अदालत को पीएमएलए कोर्ट भी कहा जाता है। पीएमएलए अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीधे उसे क्षेत्राधिकार के लिए उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। 7th क्वेश्चन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किन ऑफेंसेस मतलब अपराधों को देखती है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखती है फीमा, पीएमएलए जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 मतलब भगोड़े आर्थिक अपराधी के तहत भारत से भगोड़ों के मामलों की प्रोसेसिंग, निरस्त FERA मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 जिसे विदेशी मुद्रा कहते हैं, उसके तहत जारी कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेना। पीएमएलए प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्तियों की बहाली से संबंधित मामलों में विदेशी देशों को सहयोग प्रदान करना। तो ये था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। अब इसके बाद चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के साथ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? अब न्यू दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन वाइज क्या होगा और क्या ये सही मूव था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का? अब क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर रन करेंगे गवर्नमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती? और क्या इसमें सेंटर का भी कोई रोल है? इन सवालों के जवाब और नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा,
क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Till then, stay tuned to your own channel, Gurukul IS. Please like, share, and subscribe to your own channel, Gurukul IS, for more future updates. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.